Hello everyone. Welcome again to online session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I'm working as an academic head of Monologue classes. So dear students, in today's session I will discuss with you 50 important topics of current legal GK for CLAT और ILAT examination 2025. तो देखिए बच्चों, जो ये मैं आपके पास 50 टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं केवल नेम ऑफ टॉपिक्स ही डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक्स हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर मंथली करंट लीगल जीके लेक्चर्स, ठीक है। और ये सभी टॉपिक्स हमारी जो लॉ की मैगजीन्स हैं उसमें भी आपको डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंडिया सुप्रीम कोर्ट रिकॉन्स्टिट्यूट्स जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी। इस पर अभी मैंने पैसेज भी लिया था रिसेंटली। सेकेंड इज IRDA sets new guidelines for faster health insurance claim. So basically IRDA जो है एक एजेंसी है जो कि इंश्योरेंस से संबंधित क्लेम को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस लेता है और उसका क्लेम नहीं मिलता है तो वो पर्सन IRDA में अप्रोच कर सकता है, ठीक है। थर्ड इज इंडिया प्रपोजेस डिजिटल कंपटीशन बिल 2024 अगेंस्ट टेक गेंट्स। तो बेसिकली इंडिया ने एक बिल प्रपोज किया है जो डिजिटल कंपटीशन है। तो ये जो हमारा कंपटीशन कमीशन एक्ट है वो उस बात को पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसमें जो लैक्यूनाज हैं उस लैक्यूनाज को रिमूव करने के लिए ये डिजिटल कंपटीशन बिल आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट एग्जेम्प्ट लॉयर्स फ्रॉम कंज्यूमर एक्ट लायबिलिटी। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक कंसेप्ट है डेफिशिएंसी इन सर्विस। डेफिशिएंसी इन सर्विस का मतलब है कि अगर आप किसी से सर्विस लेते हो और उस सर्विस में कोई कमी पाई जाती है तो आप उस पर्सन पर केस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने एडवोकेट को एग्जेम्प्ट किया है और कोर्ट ने कहा है कि जो लॉयर्स हैं वो डेफिशिएंसी इन सर्विस के लिए उन पर केस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज डिबेट अराउंड रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन। तो क्या रिजर्वेशन बेस्ड रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अभी जो हमारा देश में रिजर्वेशन है वो कैटेगरी बेस्ड है, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलता है इकोनॉमिक बेसिस पर, ईडब्ल्यूएस इसको बोलते हैं हम। बाकी जनरल कैटेगरी के लोगों को जो कि ईडब्ल्यूएस में नहीं आते उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। ओबीसी को मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर को, मतलब अगर जिसकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है वो ही रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट एक्सप्लोजिव बिल्स 2024। इस पर भी हमने डिस्कस किया, इस पे हमने वीडियो बनाई हुई है। व्हाट आर इश्यूज अराउंड आर्टिकल 39B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमने डिस्कस किया था आपके साथ, इस पे लेक्चर हमने लिया था। ये कहता है कि जो 39B है वहां पर एक वर्ड यूज किया गया है मेटीरियल रिसोर्सेज। तो क्या मेटीरियल रिसोर्सेज में जो प्राइवेट लोगों के रिसोर्सेज हैं यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं क्या उसमें शामिल होती है। तो इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं दी जा सकती कि मैटेरियल रिसोर्सेज में प्राइवेट प्रॉपर्टी शामिल होती है, ठीक है। वरना अगर ये इंटरप्रिटेशन ये दी जाए कि मैटेरियल रिसोर्सेज में प्राइवेट प्रॉपर्टी शामिल होती है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये होगा कि स्टेट के पास पावर होगी कि वो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए और लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है। तो इसके बड़े ही गलत परिणाम होंगे, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट इज आर्टिकल 244A एंड ऑटोनोमस इश्यू ऑफ आसाम। ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आर्टिकल 244A ये पावर देता है कि जो आसाम के कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपनी ऑटोनोमस काउंसिल बना सकते हैं। कैंडिडेट हैव राइट टू प्राइवेसी फ्रॉम वोटर्स। तो बेसिकली इसमें ये कहा है, ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि कैंडिडेट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो सारी इंफॉर्मेशन अपने जो एफिडेविट देता है वो ड्यूरिंग द इलेक्शन वो सारी इंफॉर्मेशन वो आपके साथ डिस्कस करे या सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखे, ठीक है। तो अगर उसने किसी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को छुपा लिया है तो दिस डज नॉट अमाउंट टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
तो ये आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 हमको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये है कि उसमें क्लाइमेट से होने वाले एडवर्स इफेक्ट के खिलाफ भी हमारे पास राइट है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट डिनाइज इम्यूनिटी टू लॉ मेकर्स इन ब्राइब केस। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये कहता है कि देखिए आर्टिकल 105 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और 105 देता है, ये प्रिविलेजेस देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। तो प्रिविलेजेस का मतलब है कि वो पार्लियामेंट में कुछ बोल सकते हैं अब, और बहुत सारे उनके पास जो राइट्स हैं। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने पैसे लेकर सवाल पूछा पार्लियामेंट में, तो क्या वो राइट टू प्रिविलेज को एक्सरसाइज कर सकता है, और उसके खिलाफ अगर लीगल एक्शन लिया जा सकता है तो क्या वो इस डिफेंस को ले सकता है कि उसके पास प्रिविलेज है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा कोई राइट नहीं है। इफ यू हैव टेकन ब्राइब देन कोर्ट विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू एंड यू कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ प्रिविलेज। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 जनरल टॉपिक है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है रिसेंटली। एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2023, तो हमने कहा है कि हमारे देश में जो डेथ पेनल्टी है वो केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में ही दी जाती है और नॉर्मल केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती। ट्राइबल अफेयर्स अमेंडमेंट बिल 2024, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस फॉर द हियरिंग एंड विजुअली इंपेयर्ड इन मूवी हॉल। तो जो मूवी हॉल है उसमें इस तरह की फैसिलिटीज इन लोगों को प्रोवाइड की जाए। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। अब ये वैसे एक्ट बन गया है लेकिन ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये कहता है कि देखिए जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं लाइक एसएससी, यूपीएससी, ईटीसी, और जैसे नीट का हो गया या जेई एडवांस का एग्जामिनेशन हो गया, तो उसमें जो चीटिंग करते हैं या जो लोग चीटिंग कराते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये बिल बनाया गया है। पेटा चैलेंजेस ट्रेडिशनल बफेलो बुलबुल फ्लाइट इन आसाम। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो बफेलो की फाइट होती है उसको रोका गया है। तो पेटा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। पेटा चैलेंज ट्रेडिशन बफेलो। नेक्स्ट है ड्राफ्ट इंडिया स्टैम्प बिल 2023। नेक्स्ट है द मर्की लॉज अराउंड चार्जिंग फॉर कैरी बैग्स इन इंडिया। तो बेसिकली जब हम कहीं से कोई शॉपिंग करते हैं तो कंसर्न कंपनी हमसे कैरी बैग के लिए चार्ज नहीं कर सकती। प्रोविजंस रिगार्डिंग हिट एंड रन इन द न्यूज भारतीय न्याय संहिता। तो अभी जो इस पे आया था, तो इससे पहले सेक्शन था 304 आईपीसी, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट था 2 इयर्स। लेकिन जो अभी हमारी नई भारतीय न्याय संहिता आ रही है उसमें प्रोविजंस को, उसमें पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है, और उसमें ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन किसी को हिट एंड रन करता है और उसको डॉक्टर को नहीं ले जाता या पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करता तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, और उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, तो इसमें ज्यादातर चांसेस है आपके कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो एक बॉडी है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन न्यू रूल फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू द अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए जब पॉलिटिकल पार्टी होती हैं तो उनको जो सिंबल एलोकेट किए जाते हैं उससे संबंधित क्या रूल्स हैं। 26 सुप्रीम कोर्ट विधिक एनुअल सॉफ्टवेयर सुआस। तो यानी कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, इसका नाम है सुआस। 22nd लॉ कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन ने अपनी 22nd रिपोर्ट सबमिट की है। नेक्स्ट है तमिलनाडु पासिस 2 रेजोल्यूशंस अगेंस्ट डिलिमिटेशन एंड वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये अभी हमारे देश में एक वो चल रहा है, प्रपोजल है कि क्या देश में सारे इलेक्शनों को एक ही टाइम पे कराया जाए या नहीं कराया जाए, तो उसके अगेंस्ट में तमिलनाडु ने रेजोल्यूशन पास किए हैं। सेंटर नोटिफाइज रूल फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए इम्प्लीमेंटेशन। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इससे संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनको आपको पढ़ना है। Although we have discussed all these topics, the trademark dispute of Delhi Dolma Auntie's Momos, तो ये किससे संबंधित है, ये ट्रेडमार्क से संबंधित है और इसको हमने अपनी करंट लीगल जीके की क्लासेस में
डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन वुमेन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, कि जो फीमेल्स हैं और इंडियन आर्म्ड सर्विसेज में है, उनके क्या क्या राइट्स हैं या किस किस तरह के राइट्स उनको भी मिलने चाहिए। डिफामेशन वाया रीट्वीटिंग, ये केजरीवाल संबंधित है कि अगर आप एक डिफामेटरी स्टेटमेंट को रीट्वीट कर रहे हो तो क्या ये डिफामेशन होगा? तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि हाँ ये होगा, बट डिपेंड ये करेगा कि इसको रीट्वीट कौन कर रहा है। तो अगर एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर उसको रीट्वीट कर रही है तो दिस वुड आल्सो अमाउंट टू डिफामेशन। द डिबेट ओवर सब कैटेगराइजेशन अमंग्स द शेड्यूल्ड कास्ट फॉर द रिजर्वेशन, तो अभी जो रिजर्वेशन मिलता है वो एससी को मिलता है, लेकिन डिमांड ये है कि जो एससी में भी सब कैटेगराइज किया जाए, यानी कि जो पर्सनों को एससी में जरूरत है उन लोगों को ही रिजर्वेशन दिया जाए, बल्कि सारे एससी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेसिकली ये हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको स्पेशल पावर देती है। अगर वो आर्म्ड फोर्सेज को वहां पर कोई डिस्टर्ब एरिया है, तो डिस्टर्ब एरिया क्या होता है कि अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने की संभावनाएं हैं तो गवर्नर के पास ये राइट होता है, कंसर्न गवर्नर के पास ये राइट होता है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देगा। और जब किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और इनके पास राइट आ जाता है कि इवन दे कैन किल द पर्सन हु इज वायलेटिंग द लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, हमेशा क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, हर बार क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही आता है इससे। नेक्स्ट है अरविंद केजरीवाल इंटरिम बिल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, न्यूज में था अभी। वन नेशन वन इलेक्शन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेटिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको हटाया जाए। अब देखिए जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है ये तमिलनाडु ने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था, तो वो टॉपिक अलग है और ये टॉपिक अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने का इनका मतलब है कि कौन सी कमेटी बनी है। जैसे अभी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी चेयरमैनशिप में एक नई कमेटी बनी है जिसने कि अपनी रिकमेंडेशन दी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रपोजल है हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट इसके खिलाफ बहुत सारे हमारे स्टेट्स भी हैं इंक्लूडिंग द तमिलनाडु। मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको बैन किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा WHO अमेंडमेंट्स टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, ये हमने अभी डिस्कस किया है कि WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को अमेंड किया है और इसका पर्पज ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं उनको टाइमली जो है उनको क्योर किया जाए और सभी के पास हेल्थ से संबंधित जो मेडिसिन है उनकी एक्सेसिबिलिटी हो। जैसे कि कोविड-19 आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों के पास उसकी मेडिसिन की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की गई है। जम्मू हाई कोर्ट ऑर्डर कंपेंसेशन फॉर इलीगल PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो इसमें हमने डिस्कस किया था अभी ये इसी मंथ के करंट लीगल न्यूज में, जिसमें हमने कहा है कि एक पर्सन को जो है पुलिस अरेस्ट करती है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर और फिर कोर्ट पाता है कि उसका जो अरेस्ट था बाय द पुलिस इट वाज इलीगल, तो कोर्ट उसको 5 लाख रुपए कंपेंसेशन देता है। यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट फर्स्ट लॉ अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो यूरोपियन यूनियन ने पहला एक कानून एक्सेप्ट किया है जो कि वुमेन के अगेंस्ट वुमेन को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के से संबंधित है। तो जैसा इससे सिमिलर ही कानून हमारे देश में है जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन प्ली अगेंस्ट कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? जब हमारे देश में जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम में होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये सारे लोग मिलकर ही किसी पर्सन के बारे में रिकमेंडेशन देते हैं कि क्या वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन सकता है, और जो भी ये रिकमेंडेशन देते हैं
वो प्रेसिडेंट को जाती है और प्रेसिडेंट पर इस रिकमेंडेशन का बाइंडिंग इफेक्ट होता है। तो मतलब जो भी कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंडेशन देगा that would have the binding effect over the president and the president is bound to accept that recommendation. नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ज्यूरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये इसका एक मेन ऑर्गन है 6 ऑर्गन्स में से, और इसमें क्या होता है कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहां से क्वेश्चन आपको आता है कि इंडिया के 2 पर्सन हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहे हैं जज। अभी तो है मिस्टर दलवीर भंडारी, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट थे हमारे डॉक्टर नगेंद्र नाथ। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, जजेस का टाइम कितना होता है। नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो जैसे हमने आपको बताया आर्टिकल 105 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर रिगार्डिंग गिविंग असेंट टू द बिल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है आर्टिकल 200 में गवर्नर की पावर है और 111 में जो है प्रेसिडेंट की पावर है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू रहा था इस न्यूज से संबंधित। आपने पढ़ा भी होगा कि जो केरला के गवर्नर थे वो बहुत सारे बिल्स को साइन नहीं कर रहे थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जब कोई भी बिल गवर्नर के पास साइन करने के लिए जाएगा तो गवर्नर या तो उसको वापस करेगा, ठीक है, विद इन अ रीजनेबल टाइम, और जब अगर वापस नहीं कर रहा है तो गवर्नर को विद इन अ रीजनेबल टाइम साइन करने होंगे। तो गवर्नर यहाँ पर अपनी पॉकेट वीटो की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हो क्या रहा था कि जब कोई भी बिल गवर्नर के पास जाता था तो गवर्नर उस पर कोई डिसीजन ही नहीं लेते थे एक लंबे समय तक, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो लेजिस्लेचर है, जो मेन बॉडी है लॉ बनाने वाली स्टेट लेवल पर, वो कोई काम ही नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए इस इश्यू को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि गवर्नर इज बाउंड टू टेक द डिसीजन over a particular bill within a reasonable time. So what is the reasonable time? It depends upon the fact and circumstances of each particular case. Next is election commissions regulations appointment of the chief election commissioner. अभी देखिएगा ये भी न्यूज में था, अभी इलेक्शन से पहले मिस्टर अरुण गोयल थे जिनको पहले 24 आवर्स में ही सरकार ने अपॉइंट कर लिया था और फिर बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। अब यहाँ पर मेन इशू क्या है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करने वाली कमेटी होती है उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है। तो लोगों का ये एप्रीहेंशन है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे बाहर हो जाएंगे तो हो सकता है कि सरकार किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर दे जो कि उनके लिए कुछ फेवर करे इलेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा पर्सन अपॉइंट किया गया जो कि उनके लिए इलेक्शन में फेवर करेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी उसको ये वायलेट करेगा। So dear students, I have discussed these 5 most important topics regarding current legal GK so far, ठीक है। अब जो आपके नेक्स्ट 50 टॉपिक्स होंगे ये मैं आपके साथ नवंबर में डिस्कस करूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।